हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन डी डिफिशिएंसी के सिम्टम्स के बारे में कि कैसे विटामिन डी हमारी बॉडी के हर एक सेल पे इम्पैक्ट करता है और सिम्टम्स को कॉज करता है। तो जो सिम्टम्स मेजर हम लोग देखने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर बोन्स और बोन पेन, हाइयर फ्रैक्चर रिस्क और ऑस्टियोपोरोसिस, मसल वीकनेस क्रैम्प्स, टिंगलिंग स्पाज्म और टेटनाई, वीक इम्यूनिटी के बारे में हम लोग देखेंगे, स्लोअर बाउंड हीलिंग क्यों होता है ये देखेंगे, हेयर थिनिंग, स्लीप इश्यूज, मूड चेंजेस मतलब लो मूड या डिप्रेसिव सिम्टम्स या पाल्पिटेशंस एंड एंजाइटी क्यों होता है विटामिन डी की डिफिशिएंसी से, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर बोन्स एंड बोन पेन के बारे में। तो विटामिन डी का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये हमारे गट से, हमारे पेट से कैल्शियम को और फॉस्फेट को अब्जॉर्ब करता है। और जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारे बोन्स का जो बेसिक मिनरल है वो कैल्शियम और फॉस्फेट है। सो ऑब्वियस सा बात है, अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम भी कम अब्जॉर्ब होगा। अब अगर कैल्शियम कम अब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में तो कैल्शियम चाहिए ताकि बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोन्स के लिए चाहिए होता है, बॉडी में अदर फंक्शंस के लिए भी कैल्शियम चाहिए होता है। सो अब क्या होगा कि ब्लड में मेंटेन करने के लिए कैल्शियम को बोन्स से खींचना स्टार्ट करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा ये कि बोन्स का जो डेंसिटी है कैल्शियम का वो धीरे धीरे घटता जाएगा, जिससे फ्रैक्चर्स या बोन पेन बहुत कॉमन हो जाएगा। जैसे रिब्स में आपको दर्द होगा, हिप्स में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा। तो और सिमिलरली अगर ये बच्चों में हो रहा है तो बोन्स का ग्रोथ कम होगा। उसके अलावा बोन का जो स्ट्रक्चर है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। अब अगर बात करें हाइयर फ्रैक्चर रिस्क और ऑस्टियोपोरोसिस की, तो जैसा मैंने बताया कि विटामिन डी का अगर डिफिशिएंसी होगा तो बोन से विटामिन डी तो है नहीं जो बोन में डाले, तो अब कैल्शियम ब्लड में मेंटेन करने के लिए पीटीएच हार्मोन वर्क करेगा। पीटीएच हार्मोन क्या करेगा कि कैल्शियम मेंटेन करने के लिए बोन से कैल्शियम को निकालेगा ताकि वो ब्लड में मेंटेन कर सके कैल्शियम के लेवल को। अब ये चीज़ें जब मंथ्स और ईयर्स तक होंगी कि बोन्स में कैल्शियम जा नहीं रहा है, सिर्फ वहाँ से निकाला जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि बोन अपने स्ट्रेंथ को खोता जाएगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारे बोन्स खोखले होते जाएंगे और ये इसी को बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि मतलब विटामिन डी एक अच्छा सोर्स होता है आपको अगर कैल्शियम को इंक्रीज करना है अपने बोन्स में, बोन की डेंसिटी को इम्प्रूव करना है। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारा बोन्स फिर अनब्रेकेबल हो जाएगा अगर हम लोग एक्सट्रीम विटामिन डी ले रहे हैं। तो एक लेवल तक वो हाँ मतलब छोटे मोटे झटकों को सह सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है तो वो रिस्क हमेशा रहेगा आपके साथ। विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। अब अगर बात करते हैं मसल वीकनेस और क्रैम्प्स की, तो हमारे जो मसल्स होते हैं बॉडी में उसमें विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं। बेसिकली ये जो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में, ये बाकी पार्ट्स में क्यों चाहिए होता है। बेसिकली अगर मसल्स की हम लोग बात करते हैं तो कैल्शियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन का जो मोड होता है उसको हैंडल करता है। सिमिलरली आपका मैग्नीशियम जो होता है वो रिलैक्सेशन के लिए काम आता है। तो अगर इस तरीके से देखेंगे ना तो जो मसल वीकनेस है मतलब अगर आपको सीढ़ियों चढ़ने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, खड़े होने में दिक्कत हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपको कॉज करेगा क्योंकि कैल्शियम की कमी है आपके सेलुलर बेसिस पे, जो मसल्स हैं उसमें कम है इसलिए। तो विटामिन डी डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता है कि आप अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन कर पाएँ। अब अगर हम लोग टिंगलिंग या स्पाज्म की बात करें तो इनिशियली मैंने बता दिया आपको कि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है विटामिन डी। तो अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम कम अब्जॉर्ब होगा, इससे क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। और इसकी वजह से क्या होगा कि पीटीएच हार्मोन हमारा वर्क करना स्टार्ट करेगा और जो आपका बोन्स है वहाँ से कैल्शियम को लेना स्टार्ट करेगा। लेकिन जब कंपनसेशन फेल हो जाता है, मतलब कि बोन्स से कितना खींचेगा, उसका भी एक लिमिटेशन होता है ना खींचने का। तो अगर वो ऐसा नहीं खींच पाता है तो डिमांड अभी भी वैसी ही है, तो टिंगलिंग का फीलिंग आएगा, मसल स्पैज्म्स का, क्रैम्प्स का फीलिंग आएगा, और कुछ सीवियर केसेस होंगे तो टेटनाई जैसा फील होगा। और अगर विटामिन डी स्टेटस आपका नॉर्मल है तो एक्सेस पीटीएच लेवल मेंटेन हो जाता है और कैल्शियम बैलेंस मेंटेन रहता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अगर देखेंगे कि इनिशियली वो अगर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो उनके ब्लड में कैल्शियम
थोड़ा बढ़ जाएगा कुछ टाइम के लिए। अब अगर इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग देखें कि इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है, तो इम्यून सेल्स बेसिकली क्या होता है, विटामिन डी जो है, विटामिन डी के स्पेशली रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स को क्रिएट करते हैं, हेल्प करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं उनको, जैसे कैथेलिसिडिन जिसको LL37 बोलते हैं, दैट हेल्प्स किल वायरसेस एंड बैक्टीरिया एट म्यूकोसल सर्विसेज। ये स्पेशली मैंने ऊपर इसीलिए रेस्पिरेटरी लिखा है क्योंकि ये म्यूकोसल सर्विस पे होते हैं मेजरली, तो वो ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसीलिए रेस्पिरेटरी इश्यूज ज़्यादा होंगे अगर आपका विटामिन डी लो है तो। अगर हम लोग फर्दर स्लोअर बॉन्ड हीलिंग के बारे में बात करें, तो जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं और इम्यून सेल्स होते हैं वो विटामिन डी को यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि वो खुद को मतलब डिफ्रेंशिएट करके वहाँ पे एक लेयर बना सके और माइक्रोबियल जो एक्टिविटीज़ हो सकते हैं उससे बचा सके। तो अगर डिफिशिएंसी होगी विटामिन डी की, तो जो ऊपर की दोबारा कवरिंग है वो थोड़ा स्लो बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, और थोड़ा सा इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमारा वो वीक हो जाएगा, इसलिए हम लोग इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं और वॉन्ड्स ज़्यादा टाइम लेते हैं हील होने में। अब अगर हम लोग बात करते हैं हेयर थिनिंग की, तो बेसिकली जो हेयर फॉलिकल का ग्रोथ साइकिल होता है ना, वो एक हद तक जो है ना रेगुलेट होता है विटामिन डी की वजह से। जो विटामिन डी रिसेप्टर होते हैं वो बेसिकली काम करते हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स में। सो ये पाया गया है कि अगर आपका वाइट मतलब एनिमल्स में बेसिकली ये पाया गया है, मतलब ह्यूमंस में ऑब्वियसली होता है लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा कोई डीप रिसर्च नहीं है, कोई ट्रायल नहीं है, बट एनिमल्स में ये पाया गया है कि अगर विटामिन डी कम है तो आपका जो हेयर साइकिल होता है वो रुक जाता है, इसकी वजह से आपको हेयर थिनिंग या हेयर फॉल के सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अब स्लीप इश्यूज़ की, तो बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंस रखती हैं। सबसे पहला है मेलाटोनिन रेगुलेशन। विटामिन जी जो होता है वो एक एंजाइम को कंट्रोल करता है जो कि बॉडी में मेलाटोनिन प्रोड्यूस करते हैं। और मेलाटोनिन क्या है, बेसिकली हमारा स्लीप वेक साइकिल को हैंडल करता है, मैनेज करता है। तो अब ऑब्वियस सा बात है, अगर विटामिन डी लो होगा तो मेलाटोनिन कम होगा, मेलाटोनिन कम होगा तो सोने में आपको दिक्कत होगी और मतलब एक गहरी लंबी नींद आपको नहीं आएगी ठीक से। आप अगर नींद आएगी भी तो बार बार टूटती जाएगी। सेकंड यहाँ पर है सिरकैडियम रिदम सपोर्ट। विटामिन डी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ब्रेन में जो हमारा जो इंटरनल क्लॉक है हमारी बॉडी का, उसको मेंटेन करने में उसको हेल्प करते हैं। लेकिन जब डिफिशियंसी होगा तो ये सर्कैडियन रिदम आपका वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स, कई लोग ऐसे होंगे जो दिन में जिनको नींद आएगी बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम नींद आएगी और रात में नींद नहीं आएगी उनको ठीक से, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है स्लीप इश्यूज़ का। थर्ड जो होता है वो इन्फ्लेमेशन और पेन है। बेसिकली बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा इंटरनली पूरे बॉडी के अंदर, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जहाँ पे इन्फ्लेमेशन ना हो। तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से रेस्टलेसनेस आ सकता है, आपको थोड़ा बहुत अगर पेन होगा तो उससे भी आपकी नींद खराब होगी और आपको एक गहरी अच्छी नींद नहीं आएगी। सो बेसिकली जो मूड चेंजेस होते हैं हमारे या डिप्रेसिव सिम्टम्स जो होते हैं, वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो विटामिन डी रिसेप्टर्स और विटामिन डी जो है हेल्प करते हैं एंजाइम्स को जो हमारे ब्रेन में वे ऐसे रीजन्स में काम करते हैं जो मूड रेगुलेशन में काम आते हैं। सो बेसिकली अगर आपका विटामिन डी लो है तो वो एंजाइम्स उस तरीके से वर्क नहीं करेंगे। आपको फर्दर अगर देखना है तो जो मैकेनिज्म है उसमें आपको, जैसे मैंने इनिशियली बताया कि इन्फ्लेमेशन होता है तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन भी होगा ऑब्वियसली। एंजाइम्स ठीक से काम नहीं कर रहे, जैसे सेरोटोनिन वगैरह काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि आपके मूड पे इफेक्ट आएगा उसका। बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे डिप्रेशन जिनको है उनमें विटामिन डी कम पाया गया है, बट ऐसा कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है कि जो भी डिप्रेस्ड इंसान उनको विटामिन डी दे दो तो उनका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन के या मतलब डिप्रेस्ड फील करने के बहुत अलग अलग रीजन हो सकते हैं, विटामिन डी एक उसमें पार्ट प्ले कर रहा है। तो अगर आपका सारे सिम्टम्स हैं और साथ में आपका मूड डाउन है तो मतलब है विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है, वो भी टेस्ट करके ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ डिप्रेसिव सिम्टम्स है या लो मूड है आपका, तो आपको ऐसा लग रहा है कि विटामिन डी खा लेंगे और ठीक हो जाएगा, तो ये एंटी डिप्रेसेंट नहीं है बेसिकली। अगर हम लोग लास्ट सिम्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैल्पिटेशंस और एंजाइटी अटैक्स, बहुत सारे लोग इमरजेंसी रूम में पहुंच जाते हैं इसकी वजह से। सो बेसिकली पैल्पिटेशंस और एंजाइटी अटैक्स क्यों होते हैं वो मैं बता देता हूँ। उसमें 2-3-4 रीजंस हैं। सबसे पहला है कैल्शियम रेगुलेशन और हार्ट फंक्शन। अगर लो विटामिन डी होगा तो कैल्शियम
कम होगा, वैसे बात है। अगर कैल्शियम कम होगा तो इम्बैलेंस होगा हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हार्ट के मतलब जो हमारा रिदम है, जैसे हार्ट धक धक करता है, मतलब जो बीट करता है, तो वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो अब जब इम्बैलेंस होगा इलेक्ट्रोलाइट्स में तो वो इरेगुलर हार्ट बीट होगा और पैल्पिटेशंस आपको हो सकते हैं। फर्दर अगर हम देखेंगे तो नर्वस सिस्टम का ओवर एक्टिविटी होता है कि विटामिन डी रिसेप्टर्स जो है हम लोगों का स्ट्रेस रिस्पॉन्स कंट्रोल करते हैं। तो जैसा मैंने इनिशियली बताया मूड वगैरह के पार्ट पे, तो डिफिशियंसी होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब फाइट और फ्लाइट मोड हमारा ऑन हो जाता है बॉडी का। तो ये हार्ट बीट को हम लोगों के इंक्रीज कर सकता है, चेस्ट टाइटनेस बहुत सारे लोगों को फील होगा, एंड इवन एनजाइटी अटैक्स भी लोगों को आ सकता है, जिसमें उनको बहुत पसीना आएगा, दिल की धड़कनें बहुत तेज चलेंगी, बहुत घबराहट होगी। इस तरह की चीज़ें बहुत नॉर्मल है। और आपका पैल्पिटेशंस और एनजाइटी का एक और रीज़न है सेरोटोनिन और मूड रेगुलेशन, कि विटामिन डी इन्वॉल्व रहता है सेरोटोनिन प्रोडक्शन में, कि जो हम लोगों को काम और हैप्पी रखता है। तो अब वो कम है तो ऑब्वियस बात है कि ज़्यादा चांसेस होंगे हमारे पैनिक करने के, एनजाइटी के या मूड स्विंग्स के। और एनजाइटी खुद भी पैल्पिटेशंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, तो ऑब्वियसली ये काम करेगा आपका। और अगर फर्दर हम लोग देखें तो इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल होता है। तो जब इन्फ्लेमेशन होगा तो कॉर्टिसोल हाई होगा, कि बॉडी में स्ट्रेस है ऑलरेडी, तो कॉर्टिसोल हाई होगा। और कॉर्टिसोल जो होता है और इन्फ्लेमेशन स्ट्रेन कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है हमारे बॉडी के, मतलब जो हार्ट है, उसको इफेक्ट करेगा। तो सिंपल सा बात है कि पैल्पिटेशंस और एनजाइटी होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा इस कंडीशन में। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग विटामिन डी से रिलेटेड और भी जो भी चीज़ें हैं, या आपके हेल्थ से रिलेटेड और भी जो भी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में डिटेल्ड कंटेंट बना पाएँ। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।